नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं साइंस बाय राजकुमार। आज हम जो एक टॉपिक है पूरा इसको ख़त्म करेंगे, जो आपको थंबनेल पर ऊपर दिख रहा होगा। ये वीडियो साथियों आपको कल ही मिल जाती, लेकिन इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुआ, इस वीडियो के साथ अपलोड होने के बाद भी मुझे प्रॉब्लम देखने को मिला। मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था टेलीग्राम पर, ठीक है ना। तो मुझे वीडियो डिलीट करना पड़ा था, वापस से मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो खैर हम हार नहीं मानेंगे, कितना भी कुछ भी हो जाए हम आपको पढ़ा के छोड़ेंगे। साइंस जो मैंने आपके लिए ठाना है उसको पूरा कंप्लीट करके छोड़ेंगे, ठीक है ना। अभी एग्जाम में टाइम है, ठीक है ना। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको जो एनसीईआरटी का टॉपिक था जिसका नाम क्या था, नियंत्रण एवं समन्वय, यही था। नियंत्रण एवं समन्वय यही टॉपिक था ना एनसीईआरटी का। और इसी चैप्टर में हम लोग इस सारे टॉपिक को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम एनसीईआरटी ही आपको कवर कर रहे हैं, ठीक है ना साथियों। तो मैंने आपको बोला था कि जंतु में जो अगर तालमेल नियंत्रण होगा तो वो दो चीज़ से होगा। एक तो आपका साथियों नर्वस सिस्टम से होगा। किससे होगा? नर्वस सिस्टम से। और प्लस में साथियों आपका एंडोक्राइन सिस्टम से। किससे? एंडोक्राइन सिस्टम से। एक आपका नर्वस सिस्टम से और उसके साथ साथ आपका क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम से होगा, ठीक है ना। तो जो ग्लैंड वाला पार्ट है वो पूरा ग्लैंड वाला पार्ट जो आपके अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्य स्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, सारा हम इसी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पढ़ते हैं इसको हम यहाँ पर। तंत्रिका तंत्र के अलावा ये भी जंतुओं में नियंत्रण व समन्वय का कार्य करते हैं। यानी कि तंत्रिका तंत्र जो कार्य करता ही है, नियंत्रण जो बॉडी में तालमेल का कार्य करता है। देखिए, ये चैप्टर देखने से पहले जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये इसमें थोड़ा आपको हो सकता है कम समझ आए, ज़्यादा समझ आएगा, लेकिन ज़्यादा समझ अगर 100% समझना चाहते हैं जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, वो एक ही वीडियो में ख़त्म किया था। वो पिछले वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर उससे देख सकते हैं। तो मुझे लगता है उसको देखने के बाद ये जो अभी आप देखेंगे वीडियो, ये आपको तब ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है ना। तो वो एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, तो मुझे लगता है आपको ज़्यादा समझ आएगा ये, ठीक है ना। चलिए, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। खैर, जो देखें उसको समझ आएगा। तो शरीर में इन जंतुओं में नियंत्रण और तालमेल के लिए दो चीज़ें जरूरी होती है, मैंने आपको बताया था। एक तंत्रिका तंत्र और एक आपका ये एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं, ठीक है ना। अब अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। यह रासायनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। यह कैसे करते हैं नियंत्रण समन्वय अंतःस्रावी तंत्र? ये आपके रासायनिक पदार्थ कहने का मतलब यहाँ पर साथियों हो गया आपका, ये बात कर रहा है हार्मोन। किसका बात कर रहा है? हार्मोन का बात कर रहा है। रासायनिक पदार्थों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं, ठीक है ना। इस तंत्र में सभी अंतःस्रावी ग्रंथि आते हैं। इस तंत्र में जो अंतःस्रावी तंत्र, इसमें क्या आएंगे? सारे अंतःस्रावी ग्रंथि आएंगे। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के समूह को अंतःस्रावी तंत्र कहेंगे। क्या बोलेंगे हम? अंतःस्रावी ग्रंथियों के समूह को अंतःस्रावी तंत्र बोलेंगे, ठीक है ना। जिससे निकलने वाला पदार्थ हार्मोन होता है। मैंने आपको पहले बोल दिया, हार्मोन HORMON होगा, ठीक है ना। तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलता है? हार्मोन। अभी पूरा डिटेल में देखेंगे, चिंता मत करो। अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखेंगे, एंडोक्राइनोलॉजी, क्राइनोलॉजी बोलेंगे, ठीक है ना। अंतःस्रावी विज्ञान इसको हिंदी में बोलेंगे। तो अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन क्या कहते हैं? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हार्मोन के बारे में। हार्मोन साथियों क्या है? यह एक रासायनिक संदेशवाहक होता है। यानी कि संदेशवाहक का मतलब क्या हुआ? जैसे कि ब्लड में साथियों जो हार्मोन होता है ये डायरेक्ट आपका ब्लड में जाता है। हार्मोन अब क्या है? डायरेक्ट आपका ब्लड में जाता है। जैसे मैंने आपको बोला था, संदेशवाहक का मतलब क्या हो? कुछ ना कुछ चीज़ों को दूसरे कोशिकाओं तक पहुँचाना ब्लड के माध्यम से। चूँकि हार्मोन कहाँ तैरता है? ब्लड में ही ये यात्रा करता है। कहाँ आपका हार्मोन यात्रा करता है? ब्लड में ही आपका यात्रा करता है। तो संदेशवाहक यानी मैसेज के रूप में आपका ये कार्य करता है। कौन? हार्मोन, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको पूछे हार्मोन, सिंपल वर्ड में पूछे हार्मोन क्या है, तो कुछ नहीं, सिंपल बोलना, हार्मोन एक रासायनिक संदेशवाहक यानी केमिकल मैसेंजर है। हार्मोन क्या है? केमिकल मैसेंजर है, ठीक है ना, जो रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक संकेत पहुंचाते हैं। समझ गए बात को? चलिए, अब और भी कुछ देखते हैं। पहले हार्मोन जो था सिक्रेटिन, पहला हार्मोन कौन सा था? सिक्रेटिन था। बोल देगा कि पहला हार्मोन जो था उसका नाम बताइए, तो क्या था? सिक्रेटिन था। और इसकी खोज किसने की थी? ये पूछा गया है। स्टर्लिंग एवं बोलस ने की थी 1902 में। पहले हार्मोन की खोज किसने की थी? स्टर्लिंग एवं बोलस ने। और उस हार्मोन का नाम क्या था? सिक्रेटिन, ठीक है। अब हम साथियों देखते हैं ग्लैंड के बारे में। क्या देखते हैं? ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड देख लिया, समझिए आपका पूरा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्लैंड साथियों इसको हिंदी में ग्रंथि कहते हैं। क्या होता है ग्रंथि? वे पदार्थ जो हार्मोन एंजाइम का स्राव करते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। यानी कि अगर आपको कोई पूछे ग्लैंड क्या होता है, तो सिंपल बोलना है कि ग्लैंड ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे वस्तु होते हैं जो कि आपको क्या है, जो आपके हार्मोन भी निकाले और आपके एंजाइम भी निकाले, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लैंड। यानी कि या तो वो हार्मोन निकालेगा या एंजाइम निकालेगा, या तो हार्मोन निकालेगा या तो वो एंजाइम निकालेगा, उसे क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे, ठीक है ना।
अब ग्लैंड के यहाँ पर प्रकार देखते हैं, ग्रंथि के प्रकार कौन कौन से हैं। पहला साथियों आपका है अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि, तीसरा आपका है मिश्रित ग्रंथि। अगर अंतःस्रावी ग्रंथि को इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको मिक्स ग्लैंड, इसको लिख लो एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है ना, सॉरी अंतःस्रावी है ना, एंडोक्राइन, एंडोक्राइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो एंडोक्राइन, और ग्रंथि को तो ग्लैंड बोलते हैं, और इसको बोलेंगे एक्सोक्राइन, क्या बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, और मिश्रित ग्रंथि को मिक्स्ड ग्लैंड, सिंपल है। अब जो अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे, अब बात आती है सर ग्रंथि तो समझ गए, ग्रंथि क्या होता है, जो एंजाइम निकाले या हार्मोन निकाले उसे ग्रंथि बोलेंगे। ग्रंथि के 3 प्रकार भी हमने देख लिए। तो अंतःस्रावी ग्रंथि जो एंडोक्राइन ग्लैंड है ये किसे कहेंगे, क्या होता है, तो जो ग्रंथि हार्मोन निकाले, जो ग्रंथि हार्मोन निकाले उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। और जो ग्रंथि एंजाइम निकाले उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य स्रावी ग्रंथि कहेंगे। और जो ग्रंथि दोनों निकाले, हार्मोन और एंजाइम दोनों निकाले, उसे हम क्या कहेंगे, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि कहेंगे। आई होप कि इतना तक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथि को अच्छे से समझते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि मेन है, इसी से ज़्यादा प्रश्न आएगा। बाह्य स्रावी से ये तो बहुत छोटा पार्ट है, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, ठीक है ना। बाकी प्रीवियस ईयर तो आपको हम कराएंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है, बोल ही दिए, जो हार्मोन निकाले उसे अंतःस्रावी ग्रंथि कहेंगे। देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है ना, उस हार्मोन के लिए, उस हार्मोन को निकलने के लिए कोई नलिका नहीं होती है, बात को समझिएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन को निकलने के लिए कोई नलिका नहीं होती है, कोई डक्ट नहीं होती है, ये सीधा डायरेक्ट ब्लड में जाती है। कौन, आपका अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले पदार्थ, यानी कि हम हार्मोन की बात कर रहे हैं। हार्मोन को बहने के लिए, हार्मोन को गति के लिए कोई विशेष नलिका नहीं होती, वो डायरेक्ट आपके ग्रंथि से निकल के ब्लड में जाती है, रासायनिक संदेश वाहक का कार्य करती है। समझ गए ना बात को। सारे अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनके कार्य, अब हम देखते हैं जो सारे अंतःस्रावी ग्रंथि उनके कार्य को देखते हैं। तो सबसे पहला हाइपोथैलेमस, बताइए हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, तो बोलिंग सर पढ़ाए थे, नर्वस सिस्टम पढ़ाए थे। हाइपोथैलेमस जो आपका जो डायसेफ्लॉन का पार्ट था, फोर ब्रेन का पार्ट था, आपने अच्छे से बताया था। तो हाइपोथैलेमस भी जो आपका है ये क्या है, एक प्रकार के ये भी आपका ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है। और कैसा ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। कैसा ग्रंथि होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के बारे में देखते हैं क्या क्या है। इसे साथियों क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। हाइपोथैलेमस को क्या कहते हैं, सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सुपर मास्टर, देखिए मास्टर तो है ठीक है, लेकिन मास्टर के पीछे भी सुपर लगा दे, मतलब ये बहुत ज़्यादा, मास्टर का भी मास्टर है। हाइपोथैलेमस क्या है, मास्टर का भी मास्टर है। क्यों हम इसको सुपर मास्टर बोल रहे हैं, इसका रीजन साथियों कि जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि अभी देखेंगे बहुत ज़्यादा है, अंतःस्रावी ग्रंथि बहुत है, सभी को देखेंगे। जितना भी ग्रंथि है ना, सबको ये क्या करता है, हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित करता है। और जब हार्मोन ज़्यादा निकल जाए, यानी कि एक तरह समझिए ना कि ये सब जितने भी ग्रंथि हैं सबको कहता है ज़रूरत के हिसाब से, जब ज़रूरत है तो हार्मोन निकालो, और जब ज़रूरत नहीं है तो मत निकालो। इस तरह से जो है ये आपका हाइपोथैलेमस सभी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। सभी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, समझ, इसीलिए इसको हम हाइपोथैलेमस बोल रहे हैं। और यह होता है कहाँ साथ, ये थैलेमस के नीचे होता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसका चित्र भी, ठीक है। आप इस चित्र में देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में, ये कहाँ साथ, थैलेमस के नीचे होता है। मैंने आपको बता दिया, ये देखिए थैलेमस है, ये थैलेमस है, और ये आपका हाइपोथैलेमस दिख रहा है यहाँ पर आपको, अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा। और थैलेमस के नीचे क्या हाइपोथैलेमस हो गया। और एक देखिए यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात किया जा रहा है, इसको भी आगे पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड बोल सकते हैं कि ये देखिए, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट आपका क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है ना। तो 3 आपने एक थैलेमस देखा, थैलेमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस के नीचे आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है ना। तो चित्र में आप अच्छे से देख पा रहे हैं। बाकी तो हाइपोथैलेमस के बारे में मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था कि जो हमको भूख लगता है, प्यास लगता है, तापमान नियंत्रित होता है ना। तो ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है मेरे भाई। तो वही यहाँ हमने लिखा हुआ है, तो आपको हाइपोथैलेमस की स्थिति पता चल गई, कहाँ होती है, थैलेमस के नीचे होता है। और ये 2 प्रकार के हार्मोन निकालते हैं। कितने प्रकार साथियों, 2 प्रकार के साथियों ये हार्मोन निकालते हैं। पहला हार्मोन साथियों मोचक हार्मोन, और दूसरा क्या है, संदमन हार्मोन। मोचक हार्मोन का मतलब पता है क्या हो गया, मोचक हार्मोन का मतलब हो गया रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या निकालता है, रिलीजिंग हार्मोन। और संदमन हार्मोन का मतलब हो गया इनहिबिटिंग हार्मोन, क्या हो गया, इनहिबिटिंग हार्मोन। मोचक रिलीजिंग मतलब जितने भी ग्लैंड है, जितने भी सातों ग्लैंड है, उन सभी ग्लैंड को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, हार्मोन को रिलीज करो जब जरूरत है।
ये सब हाइपोथैलेमस क्या करता है, जितने भी ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है और आपके गोनाड ग्लैंड है, हर एक ग्लैंड को साथियों क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है कि तुम हार्मोन को रिलीज करो। और जब हार्मोन रिलीज हो जाता है, यानी कि देखता है कि ना अब हार्मोन ठीक ठाक रिलीज हो गया, अब उतना जरूरत नहीं है ब्लड को हार्मोन, तो अब फिर ये क्या करता है, संदमन हार्मोन निकालता है। संदमन हार्मोन का मतलब क्या होता है, अब हार्मोन को रोक देगा, हार्मोन को रोक दे, मतलब कि अब हार्मोन तुम मत निकालो। जैसे मान चलिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड वृद्धि हार्मोन निकाल रहा है, तो जब वृद्धि हार्मोन निकाल रहा है तो इसको स्टिमुलेट कौन किया, ये हाइपोथैलेमस उसको स्टिमुलेट किया, उत्तेजित किया, भाई तुम हार्मोन निकालो। और जब हार्मोन निकल जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, मतलब थोड़ा सा अधिक मात्रा में निकल जाता है कि अब जो है ब्लड को हार्मोन की जरूरत नहीं है, जरूरत के हिसाब से उसको ब्लड हार्मोन मिल चुका है ब्लड को, तो साथियों क्या होता है, अब चूंकि ब्लड में जो हार्मोन जाएगा वो उसको कौन यूज करेगा, कोशिका यूज करेंगे। कौन यूज करेंगे, कोशिका यूज करेंगे, है ना। जो संदेश भाग लेके जाया जा रहा है हार्मोन की तरफ, उसको कोशिका यूज कर लेती है। तो अगर मान चलिए ज़्यादा हार्मोन हो गया ब्लड में, है ना, ज़्यादा हार्मोन हो गया कोशिका के पास, ब्लड में जाएगा, चूँकि कोशिका के पास भी हो जाएगा, ज़्यादा हो गया, तो अब हाइपोथैलेमस क्या करेगी, संदमन हार्मोन को रिलीज क्या करेगी, उसको संदमन हार्मोन को निकालेगी, और जो भी हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन निकल रहा था उसको क्या करेगी, वो धीमा कर देगी या कम कर देगी कि भाई अब हो चुका है, अब मत निकालो। समझ गया ना। तो इसलिए बोल रहा है हाइपोथैलेमस दो प्रकार के हार्मोन निकालता है, रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटिंग हार्मोन। मोचक हार्मोन, संदमन हार्मोन। मोचक हार्मोन क्या करता है, ये किसी भी ग्लैंड को जब हाइपोथैलेमस मोचक हार्मोन निकालेगा तो ये क्या करेगा, किसी भी ग्लैंड को हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करेगा, और जब ज़्यादा निकल जाएगा तो संदमन हार्मोन निकाल के उसको क्या करेगा, कम कर देगा या धीमा कर देगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आपका हाइपोथैलेमस का, इसलिए इसको सुपर मास्टर बोल रहे हैं। अब आपको समझ आया होगा क्यों इसको सुपर मास्टर हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, इससे डोपामाइन हार्मोन भी निकलता है। देखिए जो हाइपोथैलेमस है इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, डोपामाइन हार्मोन निकलता है। डोपामाइन हार्मोन को हैप्पीनेस हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों, हैप्पीनेस हार्मोन ही बोलते हैं। यानी कि जब भी आप खुशी हो, जैसे मान चलिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बहुत खुश होंगे, तो आप बहुत खुश हुए तो क्यों, उसका रीज़न है कि आपके हाइपोथैलेमस से डोपामाइन हार्मोन रिलीज हुआ, इसलिए आप साथियों क्या हुए, खुश। कुछ भी चीज़ आपका रिजल्ट बन गया या आप कुछ ऐसा काम किया आपको बहुत खुशी मिली, है ना। जब भी आप खुश होते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है कि डोपामाइन हार्मोन आपके शरीर में रिलीज होता है, मस्तिष्क में रिलीज होता है। समझ गए ना बात को। तो डोपामाइन हार्मोन को हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखिए अगर सुपर मास्टर ग्लैंड पूछेगा तो आपका हाइपोथैलेमस होगा, अगर सिंपल बोलेगा मास्टर ग्रंथि बताइए तो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड होगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड को हिंदी में पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। चीज़ें क्लियर हो पा रही है, क्लियर हो पा रही है साथियों। अच्छा इसको मास्टर क्यों बोल रहे हैं सर, ठीक है हाइपोथैलेमस को मास्टर बोल दिया, अब इसको मास्टर क्यों बोल रहे हैं, सॉरी हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर बोल रहे हैं, तो पिट्यूटरी को मास्टर क्यों बोल रहे हैं। अब देखो यहाँ से भी आप एक बात रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि पिट्यूटरी को मास्टर बोल रहे हैं, अब पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। तो भाई पिट्यूटरी खुद मास्टर ग्रंथि है, अब पिट्यूटरी को खुद कंट्रोल कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस, इसलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड या ग्रंथि बोलते हैं, ठीक है ना। अब पीयूष को, ये पिट्यूटरी को हिंदी में पीयूष कहते थे, इसको मास्टर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साथियों इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं, बहुत सारे हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं निकालने के लिए। समझ गए ना। देखिए पीयूष ग्रंथि जो साथियों इसके दो पार्ट होते हैं। कितना पार्ट होते हैं, दो पार्ट। एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, एक आपका होता है पश्चवर्ती पीयूष ग्रंथि यानी कि पोस्टीरियर, ठीक है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होते हैं, ठीक है ना। अब जो अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि का दो पार्ट बता दिया मैंने आपको। जो आगे वाला पार्ट है पीयूष ग्रंथि का, पिट्यूटरी ग्लैंड का मैंने आपको स्थिति दिखाया था ना, कहाँ था, हाइपोथैलेमस को नीचे था, मैंने चित्र में आपको दिखाया था। तो इससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है, जीएच ग्रोथ हार्मोन, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोटी थायराइड हार्मोन, थायरोक्रोटिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये सारे हार्मोन किससे निकलते हैं, अग्रवर्ती पीयूष ग्रंथि से निकलते हैं, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। वही बात करें अगर हम पोस्टीरियर पार्ट के पिट्यूटरी ग्लैंड के, तो उससे कौन कौन से निकलते हैं, ऑक्सीटोसिन निकलते हैं और एडीएच। एडीएच मतलब एडीएच का फुल फॉर्म लिख लीजिए, पूछता है बहुत बार, हमने यहाँ नहीं लिखा। तो एडीएच का फुल फॉर्म लिख लीजिए, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद है आप इसको नोट करें। और एक बात और लिख लीजिए, एडीएच को वैसोप्रेसिन भी बोलते हैं, हालांकि इसको कोई बात नहीं, इसको मैंने आगे लिखा है, ठीक है ना, लेकिन ये लिख लो, इसको एडीएच को वैसोप्रेसिन कहते हैं, आगे मैंने इसको लिखा है, इसको लिखने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं सबसे पहला कौन सा हार्मोन था यहाँ पर, जीएच था ग्रोथ हार्मोन। बाकी इन सबको देखेंगे, कहानी खत्म है, ठीक है ना, चैप्टर खत्म है। तो सबसे पहले देखते हैं जीएच यानी कि ग्रोथ हार्मोन। देखिए
ग्रोथ हार्मोन क्या होता है, नाम ही से इसका पता चला, ग्रोथ, ग्रोथ मतलब वृद्धि। साथियों आपकी जो शरीर की जो संरचनाएं में वृद्धि होती है, कोशिका में वृद्धि होती है, ऊतकों में वृद्धि होती है, ये सब क्यों साथियों, इसका रीजन है ग्रोथ हार्मोन। इसका रीजन क्या है, ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन कौन निकालता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता ही है, मैंने आपको बोल दिया है। तो ग्रोथ हार्मोन से क्या होता है कि आपके शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है, आकारों में वृद्धि होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होगी, ऊतकों में वृद्धि होगी, तो ऑब्वियसली बात है कि आपके शरीर की लंबाई आकार में वृद्धि होगी। समझ गए कि नहीं बात को। और ये होता है कोशिका विभाजन के फलस्वरूप। ठीक है मेरे भाई। तो यह शरीर की लंबाई को बढ़ाता है और उपापचय क्रिया पर भी कार्य करता है। उपापचय क्रिया हजारों बार बता चुके हैं कि सर उपापचय क्रिया का मतलब क्या है, शरीर में जितनी भी क्रियाएं होती है सभी को मिला के हम कार्य क्या बोलते हैं, उपापचय क्रियाएं बोलते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र का सही से कार्य करना, श्वसन तंत्र का सही से कार्य करना, उत्सर्जन तंत्र का सही से कार्य करना। जो भी तंत्र आपके सही से कार्य कर रहे हैं तो उनमें अंग होता है, वो अंग सब मिलकर कार्य करते हैं। तो इन सभी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बोलते हैं। क्या पता चल रहा है आपको, अच्छे से मज़ा आ रहा है पढ़ने में, बिल्कुल मज़ा आ रहा होगा तो लाइक भी करते जाना है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ हार्मोन को मेरे भाई सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं, लिख लो। ग्रोथ हार्मोन को क्या कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। इसका एक एडिशनल नाम है, अतिरिक्त नाम है, ठीक है ना। इसके ज़्यादा निर्माण से विशाल काय रोग हो जाएगा। अब देखेंगे एक दो आदमी बहुत ज़्यादा लंबा होता है, देखा कि नहीं, बहुत 7 फीट 7.5 फीट का हो जाता है। या कोई व्यक्ति लंबा, नॉर्मल लंबा है, जब मान लीजिए कोई व्यक्ति 6 फीट का है, तो 6 फीट का लंबा है तो उसको हम उतना मतलब नहीं बोलेंगे, कहेंगे नहीं लंबा अच्छा खासा लंबा आदमी है। तो क्या रीज़न है पता है, उसमें ग्रोथ हार्मोन ठीक ठाक निकला, सही रूप से निकला है तो वो लंबा हो गया। अब कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, 8 फीट का हो गया, तो बोलेंगे अरे यार इसको देखो रोग हो गया। उस रोग को क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे विशालकाय रोग। क्या बोलेंगे, विशालकाय या भीमकाय रोग बोलेंगे, ठीक है ना मेरे भाई। क्यों, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन उसमें ज़्यादा निकल गया। अब ज़्यादा निकलेगा, ग्रोथ हार्मोन का काम ही है वृद्धि करना, अब ज़्यादा निकल गया तो ज़्यादा शरीर वृद्धि कर गया, तो वो एक प्रकार का रोग है, विशालकाय रोग है, ठीक है ना। अच्छा, अगर अब देखेंगे एक दो बौना आदमी को, तो बौना आदमी देखे इसका मतलब क्या है, सर इसमें ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा नहीं निकला होगा तभी वो बौना आ गया, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का काम ही है लंबाई को बढ़ाना। अब वो नाटा रह गया, बौना रह गया, ड्वार्फ रह गया, तो इसका मतलब ये है कि उसमें ग्रोथ हार्मोन नहीं निकला होगा। तो ये 2 डिजीज़ भी आप याद रख लीजिएगा। ज़्यादा निकलने से विशालकाय रोग यानी कि व्यक्ति ज़्यादा लंबा हो सकता है, और कम निकलने से जो है बौना हो सकता है, जिसको ड्वार्फिज्म रोग कहते हैं। और जो विशालकाय इसको जाइगेंटिज्म रोग कहते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं TSH मतलब थायराइड उत्तेजक हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। सिंपल बात, प्रश्न सिंपल इतना आएगा कि TSH का कार्य क्या है। तो TSH का इसके नाम में ही थायराइड है, मतलब थायराइड ग्लैंड को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे थायराइड ग्लैंड को, ठीक है ना। तो इसके बारे में बस इतना ही सब ध्यान रखना आपको। फिर बात करते हैं ACTH एडिनिकोटिट्रोपिक हार्मोन, क्या बोलते हैं, एडिनिकोटिट्रोपिक हार्मोन, ठीक है ना। तो ये क्या करता है साथ ही, यह कोर्टिसोल के स्तर को नियंत्रित करता है। देखिए कोर्टिसोल क्या होता है, जो तनाव से संबंधित बातें साथियों होती है वो आपके कोर्टिसोल के द्वारा नियंत्रित की जाती है। यानी कि जैसे कि आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, आपको ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो उस सम को नियंत्रित कौन करता है, आपका ये आपका ACTH हार्मोन नियंत्रित करता है, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में आगे हम देखेंगे। एड्रिनल जो ग्लैंड है, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, उसका ये पार्ट आपका कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, इसका काम क्या होता है, यह अंडोत्सर्ग एवं टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करता है। अंडोत्सर्ग साथियों क्या होता है, अंडाशय से अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन आपको पता ही है ना, ये पुरुषों में होता है, वृषण में, ठीक है ना। चलिए, इसके बारे में बस इतना ही प्रश्न है, ज़्यादा इसके बारे में आपको याद नहीं रखना, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करते जाना। FSH साथियों क्या है, इसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हिंदी में बोलेंगे फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन। क्या काम है इसका, पुरुषों में स्पर्म एवं महिलाओं में अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। सिंपल सा प्रश्न आएगा कि महिलाओं में मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित कौन करता है, तो FSH करता है। कौन करता है, अब ये मासिक धर्म चक्र क्या साथियों, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। शायद आपने कोई पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, कोई नहीं, ये जनन चैप्टर का पार्ट है, जब जनन चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। यहाँ मैं इसके बारे में डिस्कशन नहीं करूँगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना कि FSH हार्मोन का कार्य क्या है साथियों, इसका कार्य है पुरुषों में स्पर्म को नियंत्रित करेगा, स्पर्म बनने की प्रक्रिया को, उत्सर्जन कराने की प्रक्रिया को, एवं महिलाओं में अंडोत्सर्ग तथा मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। बस काम सिर्फ याद रखना, काम से ही आपका प्रश्न आएगा, ठीक है ना। फिर बात करते हैं प्रोलैक्टिन।
प्रोलैक्टिन साथियों क्या है, ये दूध निर्माण में सहायक होता है। जैसे मान लीजिए महिलाएं गर्भवती होती है ना, जब बच्चे का जन्म साथियों हो जाएगा तो बच्चे जो महिला के स्तन के जो निप्स होते हैं उसको जब टच करेंगे साथियों क्या होता है, दूध का निर्माण होने लगता है। उसके पीछे की रीजन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन महिलाओं के स्तन में दूध निर्माण का कार्य करता है। समझ गए बात को। चलिए अब एडीएच हार्मोन की बात करता है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या क्या बता दिया। ये साथियों मैंने आपको पीयूष ग्रंथि का जो ये वाला पार्ट था, एंटीरियर पार्ट, उससे जो भी हार्मोन निकल रहे थे उसका कार्य मैंने आपको बता दिया। और पश्चवर्ती यानी कि पोस्टीरियर पार्ट से जो ग्लैंड पोस्टीरियर पार्ट से जो आपके हार्मोन रिलीज हो रहे थे वो मैंने आपको बताऊँगा अभी, ठीक है ना। पहला एडीएच, दूसरा ऑक्सीटोसिन, दोनों को देखते हैं। तो निकल जाओ भाई, एडीएच को पहले देखते हैं। एडीएच क्या साथियों, फुल फॉर्म मैंने बता ही दिया था, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं नहीं लिखा है क्या मैंने, यहाँ पर भी लिख लो। अच्छा पहले काम जान लो, यह शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि वाटर को बैलेंस करने का कार्य करता है ब्लड में। कौन, आपका एडीएच करता है। सिंपल, आपको उसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है ना। और उसका एक और नाम है, लिख लो, नहीं लिखे हैं हम, वैसोप्रेसिन, लिख लो, वैसोप्रेसिन लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। एडीएच का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, इसी को बोलते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए ऑक्सीटोसिन की बात करें साथियों, ये आपका पीयूष के पोस्टीरियर वाले पार्ट से निकलता है, पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर पार्ट से निकलता है, यानी पिछले वाले भाग से, ठीक है ना, पश्चवर्ती वाले पार्ट से निकलता है। क्या काम है साथियों इसका, साथियों जो प्यार वगैरह हो जाता है लड़का लड़की में, उसका फीलिंग यही रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, ठीक है ना। और माँ को बच्चे से प्यार, जैसे ऐसा नहीं सिर्फ लड़के लड़के वाला बात हो, अगर माँ को बच्चे से प्यार है, जैसे होता है ना, अपने माँ को बच्चे से बहुत प्यार आता है, तो प्यार होने का, उस माँ को बच्चे से प्यार होने का रीज़न क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज हो रहा है। समझ गए ना बात को। तो ये आप बात को ध्यान रखना, इसलिए इसे लव हार्मोन कहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं, किसको, ऑक्सीटोसिन को। और इसका क्या काम है साथियों, जब क्या बोलते हैं, गर्भाशय के संकोचन में हेल्प करता है। जब साथियों क्या बोलते हैं, महिलाएं जब बच्चे को जन्म देती है तो गर्भाशय के संकोचन में पीड़ा को नियंत्रित करती है, यानी कि पीड़ा होगा तभी ना, पीड़ा होगा जिससे क्या होगा, गर्भाशय फैलेगा तब क्या होगा, बच्चे गर्भाशय से बाहर आएंगे, ठीक है ना। उसमें ये हेल्प करता है कौन, ऑक्सीटोसिन। ये दो बात आपको ध्यान रखना है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में। अब साथियों देखते हैं हम जो आपके क्या बोलते हैं, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको देखते हैं। तो थायराइड ग्लैंड को पहले देखते हैं, कौन कौन हमने देख लिया, हमने देख लिया हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, देखिए नीचे थोड़ा आते हैं, हमने किसको देख लिया, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को देख लिया। उसके बाद किसको देख लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड को भी देख लिया। दो प्रकार के एंडोक्राइन ग्लैंड देख चुके हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो भी हार्मोन निकल रहे थे सबको कार्य भी देख चुके हैं, और कौन कौन से हार्मोन थे वो भी देख चुके हैं। अब तीसरा नंबर का ग्लैंड देखते हैं साथियों, वो आपका कौन सा है, थायराइड ग्लैंड। क्या है, थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के साथियों क्या होता है, इसको समझते हैं। यह गले में तथा स्वर यंत्र के नीचे होता है। चलो इसको एक बार दिखाते हैं आपको, ठीक है ना, इसका चित्र दिखाते हैं। आप ये देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, दूसरा कलर से करता हूँ, ठीक है ना, हरे कलर से मैं आपको करता हूँ, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इसी को बोल साथियों, इसी को बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड, हम इसी को बोलते हैं। देखिए तितली के जैसा दिख रहा है क्या, अरे ये तितली का जैसा दिख रहा है, तो बोल सकते हैं तितली के जैसा भी होता है। थायराइड ग्लैंड कैसा होता है, तितली के जैसा भी होता है। और अगर इसको बात करें तो एच के जैसा दिख रहा है क्या, अरे ये एच के जैसा नहीं दिख रहा है क्या, एच के जैसा, यानी कि एच के जैसा या तितली के जैसा कौन होता है, ये आपका थायराइड ग्लैंड दिखता है, गले में पाया जाता है। और ये देखिए इसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। अरे पढ़ाए थे कि नहीं लैरिंग्स आपको, श्वसन तंत्र में जो हमसे पढ़ रहा है उसको पता होगा, श्वसन तंत्र में मैंने आपको पढ़ाया था लैरिंग्स के बारे में, जिसको वॉइस बॉक्स, एडम एप्पल, स्वर यंत्र भी बोलते हैं। स्वर यंत्र के नीचे होता है, स्वर यंत्र के नीचे, और गले में पाया जाता है, गले के सेंटर में पाया जाता है, गले के सेंटर में। तो ये आपका साथियों क्या आपका है, थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड की आकृति होता है एच के जैसा या तितली के जैसा दिखता है, ठीक है ना। अब इसके बारे में देखते हैं वहाँ पर। तो आपने देख लिया इसकी स्थिति, गले में तथा स्वर यंत्र के नीचे होता है। इससे 3 तरह के हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 को ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, और T4 को थायरोक्सिन कहते हैं। साथियों T3 और T4 ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है उपापचय को कंट्रोल करना। अगर आपको थायराइड ग्लैंड का मेजर वर्क पूछे ना, खाली ऐसे पूछ दे एग्जाम में कि थायराइड ग्लैंड का मुख्य कार्य क्या है, तो उपापचय को कंट्रोल, सिंपल आपको आंसर ये मारना है। क्या मारना है, उपापचय को कंट्रोल करना है, ठीक है ना, सीधा इसका आंसर मारना है। पूछेगा थायराइड ग्रंथि का क्या काम है, ऑप्शन दे देगा, कुछ से कुछ दे देगा, उसमें आपको जो है उपापचय का कंट्रोल जो ऑप्शन होगा उसको आपको मारना है, ठीक है ना। और हार्मोन पूछे तो T3 T4 दोनों आपका उपापचय को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। एक और है जिसको कैल्सिटोनिन हार्मोन बोलते हैं, ये भी थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है। ये क्या करता है, नाम में ही कैल्सिटोनिन मतलब कैल्शियम का बात आ रहा है, ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को कम करता है। ब्लड में क्या करता है, कैल्शियम की मात्रा को कम करता है।
जिससे साथियों ब्लड में आपको पता है कैल्शियम आयन भी होते कि नहीं, ब्लड में प्लाज्मा होते हैं, प्लाज्मा में कैल्शियम आयन होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। तो अगर कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो गई ब्लड में तो उसको कम करता है कौन, आपका कैल्सीटोनिन। समझ गए ना, बस इतना आपको ध्यान रखना। अब बात करते हैं पैराथायराइड। साथियों पैराथायराइड क्या होता है, देखिए इसके नाम में थायराइड है और पैरा है, मतलब पैरा मतलब पीछे, यानी कि थायराइड के पीछे। इसकी भी स्थिति मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए ये तो आपको थायराइड ग्रंथि होगा, ये क्या होगा, थायराइड ग्रंथि। इसके जस्ट पीछे क्या होता है, पैराथायराइड। इसका भी चित्र मैं आपको दिखा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर साथियों आपको दिख रहा होगा, देखिए अच्छे से। ये आपका थायराइड ग्लैंड हो गया। इसके पीछे चारों कोनों पर, एक कोनों ये, एक कोनों ये, एक कोनों ये, चारों कोनों पर क्या होता है आपका पैराथायराइड। ये बैक साइड इसका दिखाया गया, देखिए ये फ्रंट व्यू दिखाया गया, यहाँ बैक व्यू दिखाया गया, मतलब इसके पीछे साथियों 1 2 3 4, इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। एकदम दाने की जैसे देख रहे हैं आप। पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ होती है, थायराइड के पीछे, संख्या में 4 होती है, चारों कोनों पर, ठीक है ना। इसका भी कार्य देख लेते हैं। तो इससे जो हार्मोन जो निकलता है पैराथायराइड से, कौन सा हार्मोन निकलता है, यह साथियों पैराथायराइड हार्मोन को स्रावित करता है। यानी कि सिंपल बात है, पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन निकलता है, सिंपल सा बात है, ठीक है ना। अच्छा, पैराथायराइड हार्मोन का क्या कार्य है सर, कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, कैल्सीटोनिन कर रहा था अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो उसको कम करेगा, अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम जाए तो उसको बढ़ाएगा, कौन, पैराथायराइड हार्मोन। यानी कि एक तरह से कहिए कि दोनों का उल्टा काम है। अगर वो बढ़ाने का काम, अगर वो कम करने का काम कर रहा था, ये बढ़ाने का काम कर रहा है, अगर ये बढ़ाने का तो वो कम करने का। समझ गए ना बात को, उम्मीद है समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि का मैंने इमेज नहीं लिया है, तो साथियों थाइमस ग्रंथि को मैं आपको बता देता हूँ। यह क्या होता है, छाती में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, छाती में पाया जाता है, स्टर्नम के पीछे पाया जाता है। चलो इसका चित्र मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो थाइमस ग्रंथि को आप देखिए, ये देखिए थाइमस ग्रंथि, मैंने आपको क्या बोला कि ये आपके चेस्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चेस्ट में। तो ये आपका थाइमस ग्लैंड है, ये देखिए यहाँ पर आपका एक छोटा सा ये पाया जाता है थाइमस ग्लैंड का, ठीक है ना। और स्टर्नम जो साथियों, स्टर्नम जो आपके स्टर्नम जो होती है साथियों, ये इसके बीच में ये पाया जाती है, कौन, आपके थाइमस ग्लैंड, ठीक है ना। साथियों जो थाइमस ग्लैंड होता है ये आपका साथियों क्या करता है, ये सिर्फ बच्चों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, बच्चों में। जैसे जैसे आप एडल्ट होते जाइएगा, वयस्क होते जाइएगा, तो आप में ये क्या होता है, गायब होते जाता है। तो प्रश्न ये पूछता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथि है जो कि अडल्ट होते होते गायब हो जाता है, तो आपका साथियों कौन, थाइमस ग्रंथि, ठीक है ना। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली में बहुत मदद करता है। तो थाइमस ग्रंथि आप देख लीजिए इसका स्थिति, ठीक है ना। अब चलते हैं अपन टॉपिक की तरफ, और इससे देख लीजिए आप, यह छाती में स्टर्नम के पीछे पाया जाता है। यह थाइमोसिन हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन निकालता है, ये थाइमोसिन हार्मोन, यानी कि थाइमस ग्रंथि थाइमोसिन हार्मोन निकालता है। याद करना काफ़ी आसान है, जो टी सेल को नियंत्रित करता है। थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है, टी सेल को कंट्रोल। टी सेल का मतलब साथ यहाँ पर लिम्फोसाइट को बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है, किसका पार्ट है, डब्ल्यूबीसी का पार्ट है। अब डब्ल्यूबीसी का बात है सर, डब्ल्यूबीसी के बारे में तो आप पढ़ाए थे कि वो क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करता है। इसलिए तो मैंने बोला आपको कि थाइमस ग्रंथि ओवरऑल क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में मदद करता है। समझ गए ना। चलिए, उम्र के बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्रंथि गायब हो जाता है, ठीक है ना। प्रश्न पूछता, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एड्रीनल ग्लैंड के बारे में। किसके बात करते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, जिसको इसके बारे में मैंने आपको, जब मैं आपको उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ा रहा था, उस समय भी मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि एड्रीनल ग्लैंड जो साथियों होता है, ये किडनी के, दोनों किडनी के एक एक ऊपर पाया जाता है, कौन, एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है ना। इसका भी स्थिति मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका स्थिति मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। स्थिति आप देखिए यहाँ पर, ये एक मिनट, ये देखिए साथियों आप, मिनट, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड है ना। और ये साथियों आपका क्या होता है, ये साथियों आपका, एक मिनट मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा इसको, ये किडनी होता है, किडनी होता है कि नहीं। तो किडनी के ऊपर साथियों क्या पाया जाता है, आपका एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। उस समय भी मैंने आपको बताया था। तो किडनी के ऊपर क्या पाया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है। साथियों जो किडनी होता है मेरे भाई, अच्छा, एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, अधिवृक्क, इसलिए कहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों याद रखो। तो किडनी के मैंने आपको उस समय 2 पार्ट बताए थे। किडनी मैंने कितने पार्ट आपको बताया था, 2 पार्ट। एक पार्ट को मेडुला कहते हैं, एक पार्ट को साथियों क्या कहते हैं, मेडुला कहते हैं, और एक पार्ट को कॉर्टेक्स कहते हैं। मेडुला कौन सा पार्ट होता है, ये जो किडनी देख रहे हैं यहाँ पर संरचना दिखाया गया है, जो किडनी देख रहे हैं, इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, इसका जो बाहर वाला पार्ट है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और अंदर वाला पार्ट उसको मेडुला कहते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था ये किडनी के बारे में। अब ये बाहर वाला, अंदर वाला जो पार्ट है मेडुला, इससे भी कुछ हार्मोन निकलते हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला पार्ट है, इससे भी कुछ क्या निकलते हैं, हार्मोन निकलते हैं। तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हमने यहाँ पर आपके लिए लिखा है, यह किडनी के ऊपर पाया जाता है,
और इसके 2 पार्ट होते हैं। किडनी के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं, एक आपका कॉर्टेक्स पार्ट, एक मेडुला पार्ट, ठीक है। तो कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एड्रिनल के यानी कि किडनी के जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उससे कौन कौन हार्मोन निकलते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो पहला साथियों कौन सा है? पहला आप देख सकते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। अभी देखिए कॉर्टिसोल हार्मोन के मैंने आपको बारे में बताया था कि नहीं? अरे ACTH के बारे में बताया था क्या? एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। तो ये ACTH किसको नियंत्रित करता है? कॉर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करता है, मैंने आपको बताया था। कॉर्टिसोल का लेवल जो उसको कंट्रोल करता है। और दूसरा हार्मोन कौन सा है? एल्डोस्टेरोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स से दूसरा हार्मोन कौन सा निकल रहा है? एल्डोस्टेरोन। तीसरा एंड्रोजन। ये तीनों हार्मोन किससे निकल रहे हैं? एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं। अब तीनों का कार्य देख लेते हैं। साथ ही जो कॉर्टिसोल हार्मोन है ये कब रिलीज होता है? तनाव, रक्त स्तर, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत, इन सब को नियंत्रित करता है। मतलब कि तनाव मतलब स्ट्रेस फील हो रहा है, ब्लड शुगर बढ़ रहा है ना, प्रतिरक्षा, रोग प्रतिरोधक क्षमता, इन सब को कौन कंट्रोल करता है? इन सब को कंट्रोल करता है कॉर्टिसोल हार्मोन। सिंपल सा ये प्रश्न आएगा कि तनाव, रक्त शर्करा, प्रतिरक्षा प्रणाली सबको, इन सब पर किसका कंट्रोल होता है? तो कॉर्टिसोल हार्मोन का कंट्रोल होता है। और कॉर्टिसोल किससे निकल रहा है? एड्रिनल के कॉर्टेक्स वाले पार्ट से, ठीक है। बात करते हैं एल्डोस्टेरोन के बारे में। साथ ही जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करता है? ब्लड में सोडियम एवं पोटेशियम की मात्रा को कंट्रोल करता है। यानी कि ब्लड में सोडियम और पोटेशियम की मात्रा को बैलेंस करके रखता है। कम हुआ ज़्यादा कर देगा, ज़्यादा हुआ कम कर दिया। कौन ये करता है कंट्रोल? एल्डोस्टेरोन। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अब एंड्रोजन की बात करें साथ, एंड्रोजन जो होता है ये इसको नरलिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नरलिंग हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है ना। और ये हार्मोन पुरुषों में द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास में मदद करता है, ठीक है ना। द्वितीयक यौन विशेषता का मतलब जैसे कि बाल का रंग आना, आवाज़ भारी होना, है ना, ये सब साथियों के आपके द्वितीयक लैंगिक विशेषता है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं एड्रिनल मेडुला से। मेडुला साथियों 2 हार्मोन निकलते हैं, एक आपका एपिनेफ्रिन, एक आपका नॉर एपिनेफ्रिन। साथियों एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन है, ये कब रिलीज होते हैं आपको पता है? ये तो रिलीज होते हैं किडनी के मेडुला वाला पार्ट से, इतना ध्यान रखना है। और जब आप तनाव मुक्त यानी इमरजेंसी हार्मोन, इन दोनों को हम इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं। इमरजेंसी स्थिति में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि तंत्रिका तंत्र में ANS के बारे में बताया था क्या? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था 2 प्रकार, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक जो साथ होता है वो क्या था? स्टिमुलेट वाला पार्ट था। यानी कि जब आप कोई चीज़ देख लेते हैं, कुछ डरावना चीज़ देख लेते हैं तो आपकी रूहें काँप जाती है, जो आपका हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाता है, ब्लड वेसल्स में ब्लड की गति फास्ट हो जाती है। कब? जब आप कुछ अजीब देख लेते हैं, अचानक शेर आ गया, अचानक आपके आगे सांप आ गया, या भूत वगैरह देख लिए, इस तरह का जो घटना आपके साथ होता है तो आपकी जो शरीर है वो उत्तेजित हो जाती है, शरीर के अंग उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, है ना। तो उस समय साथियों क्या है, उस समय बाद आपको रिलैक्स मिलता है कि नहीं? बताया था ना मैंने। तो रिलैक्स मिलता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये दोनों कंट्रोल करता है। यानी हम कह सकते हैं इमरजेंसी स्थिति में, जैसे इसे फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। दोनों क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं और इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। जब कुछ स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन। तनाव मुक्त हार्मोन, तनाव को ये मुक्त करता है। कौन? आपका एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें साथियों आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बात करें साथियों पेंक्रियाज के बारे में। देखिए पेंक्रियाज साथियों जो है, अच्छा यहाँ से आपके जो सारे साथियों हैं वो लगभग खत्म हो चुके हैं। जो क्या कहते लगभग आपका एक जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि था वो लगभग खत्म हो चुका है। कुछ और बच्चे हैं उसको भी देखते हैं। पहले पेंक्रियाज के बारे में देखते हैं। देखिए पेंक्रियाज साथियों जो है ये आपका मिश्रित ग्रंथि आता है। किसका आता है? मिश्रित ग्रंथि। शुरू में मैंने आपको बताया था कि नहीं? अरे बताया था कि नहीं? ग्रंथि 3 तरह के, अंतः, बाह्य, मिश्रित। तो पेंक्रियाज आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मिश्रित ग्रंथि का। पेंक्रियाज क्या साथियों? यही इसलिए लिखे यह मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि मतलब एंजाइम हार्मोन दोनों निकलेगा। ये तो मैंने आपको उस समय ही बताया था, पाचन तंत्र में भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी, है ना। तो जो शुरू से देख रहे हैं उसको तो और आसान लगेगा ये। तो देखते हैं सबसे पहले ये जो 2 तरह के काम कर रहे हैं, हार्मोन भी निकाल रहे हैं और एंजाइम भी निकाल रहे हैं। तो हार्मोन निकाल रहे हैं मतलब अंतःस्रावी का गुण दिखा रहे हैं। अरे हार्मोन निकाल रहे हैं मतलब अंतःस्रावी का गुण दिखा रहे हैं। जैसे हार्मोन कौन कौन सा निकालेगा? इंसुलिन हार्मोन निकालेगा, ग्लूकागोन निकालेगा और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकालेगा। 3 तरह के हार्मोन निकालते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमेटोस्टेटिन। तीनों काम देख लेते हैं। इंसुलिन साथियों ग्लूकोज के स्तर को क्या करता है? आपका ब्लड में कम करता है। कौन? आपका इंसुलिन। अगर साथियों आपके अग्नाशय से इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए या इंसुलिन की मात्रा कम निकले
या इंसुलिन की कमी हो जाए तो समझिए आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो जाएगी। क्योंकि साथियों ये क्या कर रहा है, ब्लड शुगर को कंट्रोल कर रहा है। कौन साथियों, आपका इंसुलिन, ठीक ना। वह अगर ग्लूकागॉन की बात करें, अगर मान चलिए आपके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाए तो उस ग्लूकोज की मात्रा को एकदम बैलेंस करके रखता है, ना ही ज़्यादा कम होने देता है और ना ही ज़्यादा उसको बढ़ने देता है। समझ गए ना, तो कौन, आपका ग्लूकागॉन, ठीक है ना। इस तरह से आपको ध्यान रखना, यानी कि दोनों जो आपको है क्या करता है, आपका रक्त में शर्करा की मात्रा को, ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। ये तो नहीं पूछेगा कि कौन ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, कौन बढ़ाता है। सिंपल आपसे ये पूछेगा कि जो अग्नाशय से निकलने वाले हार्मोन है इंसुलिन और ग्लूकागॉन, इन दोनों का काम क्या है, इन दोनों का काम है रक्त शर्करा को, यानी ब्लड शुगर को कंट्रोल करना, ठीक है। और सोमेटोस्टेटिन जो है ये क्या करता है, मान चलिए कि इंसुलिन क्या कर रहा है साथियों, ग्लूकोज की मात्रा को कम कर रहा है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है कौन, आपका साथियों ये सोमेटोस्टेटिन। यानी कि ओवरऑल साथियों, यानी कि सोमेटोस्टेटिन यहाँ पर पता है क्या काम कर रहा है, ये आपका एक तरह से मोचक हार्मोन की तरह कार्य कर रहा है और एक आपका ये संदमन हार्मोन की तरह कार्य कर रहा है। कौन, आपका सोमेटोस्टेटिन, ठीक है ना। यानी कि कभी रिलीज करने का मन हुआ तो रिलीज करेगा, कभी इसको बंद करने का मन हुआ उसको बंद करेगा। कौन, आपका सोमेटोस्टेटिन। जैसे कि आपका ये हाइपोथैलेमस कार्य करता है, सेम उसी तरह ये कार्य करता है, इसलिए ब्लड शुगर ये बैलेंस करता है दोनों, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं। अच्छा, तो ये तो हार्मोन हो गया, ये क्या हो गया, हार्मोन हो गया, ये क्या हो गया, हार्मोन हो गया। तो अब चूंकि ये दोनों दो मिश्रित ग्रंथि है, मतलब ये एंजाइम भी निकालेगा और हार्मोन भी निकालेगा। तो एंजाइम में कौन कौन सा निकालेगा, ये भी मैं आपको पाचन तंत्र में पढ़ा चुका हूँ कि अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम जैसे एमाइलेज हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, ये सभी क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है ना, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एमिलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, लाइपेज वसा का पाचन, ये मैंने आपको पाचन तंत्र में बताया था, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं लिखा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साथियों पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड साथियों क्या होता है, मस्तिष्क के बीच वाले पार्ट, मतलब डीप, मस्तिष्क के ब्रेन के डीप में होता है। चित्र में शुरू में मैंने आपको दिखाया था, एक बार और दिखाता हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीनियल ग्लैंड को, देखिए ये पीनियल ग्लैंड है, ये आप देख सकते हैं मटर के दाने की तरह मस्तिष्क के बीच में साथियों होता है। कौन, आपका पीनियल ग्लैंड होता है, ठीक है ना, पीनियल ग्लैंड होता है। अब साथियों पीनियल ग्लैंड के बारे में अच्छे से हम देखते हैं कि पीनियल ग्लैंड क्या है, इसके बारे में समझते हैं ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ देखिए आप, इसके बारे में पूरा मैंने आपको देखा। यह मटर के दाने की तरह होता है, मस्तिष्क के अंदर पाया है, थैलेमस के नज़दीक। कहाँ होता है, थैलेमस के नज़दीक होता है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इससे कौन सा हार्मोन निकलता है, देखिए हार्मोन कौन सा निकलता है, यही आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इससे मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकलता है, जो नींद चक्र का निर्माण करता है। जैसे साथियों आपको अंधेरा होते ही आपको नींद आने लगता है, 8-9 बजते ही आपको नींद आने लगता है, काहे कि आपके शरीर में, मस्तिष्क में पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होने लगता है। इसलिए साथियों क्या है, इसलिए साथियों आपका क्या है कि आपको नींद आने लगता है। यानी कि ये जीवन चक्र, इसको हम बायोलॉजिकल घड़ी भी बोलते हैं। अगर बोले आपको पीनियल ग्लैंड को और हम क्या बोल सकते हैं, तो इसको साथियों हम जीव विज्ञान की घड़ी भी बोल सकते हैं। क्योंकि घड़ी मतलब क्या होगा, आपको समय से उठाएगा, समय से जगाएगा, पीनियल ग्लैंड के कारण। इससे जो मेलाटोनिन हार्मोन निकल रहा है, अगर आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन कम निकल रहा है तो आपको नींद वगैरह कम आएगी, है ना। इस तरह से इसमें प्रॉब्लम देखने का आपको मिल सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नींद चक्र का निर्माण करता है। कौन, आपका पीनियल ग्लैंड। आपको नींद आ जाता है 9, 10, 11, 12 बजे तक, का है कि आपके शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। और इसे मस्तिष्क का तीसरा नेत्र भी कहते हैं, किसे, पीनियल ग्लैंड को, ठीक है ना। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह सबसे क्या है, छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और बड़ी सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो वो थायराइड है। मैंने साथ नहीं बोला था तो लिख लो, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि बोले तो थायराइड, और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि बोले तो पीनियल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई गोनेड ग्लैंड के बारे में। अब ये खत्म ही होने वाला है। गोनेड ग्लैंड के बारे में बात करते हैं, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में, जनन ग्रंथि कहते हैं। देखिए जनन ग्रंथि मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये रिप्रोडक्शन से संबंधित है। महिलाओं में अंडाशय और महिलाओं में अंडाशय क्या है, एक जनन ग्रंथि है। और पुरुषों में वृषण एक क्या है, जनन ग्रंथि है। यानी जनन ग्रंथि के दो प्रकार हो गए, एक अंडाशय और एक वृषण। जनन ग्रंथि कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार, एक अंडाशय एक वृषण। अंडाशय महिला में, अब महिला में जो अंडाशय क्या है, एक प्रकार का जनन ग्रंथि है, तो उससे कौन कौन से हार्मोन निकलेंगे, तो उससे एस्ट्रोजन निकलते हैं, प्रोजेस्टेरोन निकलता है। किससे, अंडाशय से। एस्ट्रोजन का क्या कार्य होता है साथियों, एस्ट्रोजन का कार्य होता है, अच्छा सबसे पहले इसको मादा लिंग हार्मोन भी बोलते हैं, ध्यान रखना। एंड्रोजन मैंने आपको बताया था ना, वो वृषण से निकलेगा, है ना। तो साथियों एंड्रोजन को नर लिंग हार्मोन बोले थे और एस्ट्रोजन को मादा लिंग हार्मोन बोलेंगे। तो और एस्ट्रोजन का कार्य देख लेते हैं साथियों। यहाँ पर हम लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करता है, जैसे जनन, शरीर में बाल आना, कंधों का विकास होना, यानी कि लैंगिक लक्षणों का ये क्या करता है,
निर्धारण करता है। कौन आपका? एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन की बात करें साथियों, ये आपका इसे प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। गर्भधारण के लिए जिम्मेदार आपका हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है ना। अगर कोई महिला गर्भवती नहीं हो रही तो मतलब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का उसमें कमी, समझ गए ना, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। पुरुषों में साथियों जनन ग्रंथि कौन सा है? वृषण है। कौन सा है? वृषण। जो टेस्टिस होता है ना, जनन चैप्टर में और अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे इन सबको। पुरुषों में जो वृषण होता है उससे कौन कौन सा हार्मोन निकलता है? टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन निकलता है। टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य है? लैंगिक लक्षणों का निर्धारण। जिस तरह मेरे भाई यहाँ पर एस्ट्रोजन क्या कर रहा था? मादा में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण, उसी तरह पुरुषों में लैंगिक लक्षणों का निर्धारण कौन करेगा? ये करता है टेस्टोस्टेरोन। एंड्रोजन क्या है? यह शुक्राणु के उत्पादन को कंट्रोल करता है और शुक्राणु को बाहर निकालने में भी ये मदद करता है। कौन साथियों? आपका एंड्रोजन। इस तरह साथियों पूरा आपका ग्लैंड वाला चैप्टर खत्म हो गया। इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। अच्छा, जो आपका बाह्य स्राव ग्रंथि यहाँ पर था, मैंने आपको बताया था, एक मिनट यहाँ पर मैं एक बार आता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर जो मैंने आपको ये जो बाह्य स्राव ग्रंथि बताया, ये देखिए जो बाह्य स्राव ग्रंथि बताया था, बाह्य स्राव ग्रंथि जैसे आपका त्वचा हो गया है ना, त्वचा से निकलने वाले ग्रंथि, त्वचा एक प्रकार क्या है? बाह्य स्राव ग्रंथि है। और बाह्य स्राव ग्रंथि के लिए क्या है पता है? इससे एंजाइम निकलता है। एंजाइम का मतलब होता है पाचक रस। पाचन तंत्र में आपको बोले थे एंजाइम के बारे में, जिसको प्रोटीन भी बोलते हैं। एंजाइम को मुख्यतः हम प्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो बाह्य स्राव से क्या निकलेंगे? एंजाइम निकलेंगे। जैसे आपका मैंने आपको बताया था लार ग्रंथि। लार ग्रंथि क्या है? एक प्रकार का बाह्य स्राव ग्रंथि है। क्योंकि अच्छा, अंतःस्राव ग्रंथि के बारे में मैंने आपको बताया, इससे जो हार्मोन निकलेंगे वो क्या होती है? नलिका युक्त नहीं होती है, उसमें नलिका नहीं होता। उससे जो हार्मोन निकलेगा वो डायरेक्ट ब्लड में जाएगा। लेकिन बाह्य स्राव से जो एंजाइम निकलेगा वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाता है। वो क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। इसलिए उसको अब चूँकि उसको क्या चाहिए? नली चाहिए। एंजाइम को निकलने के लिए नली चाहिए, वो एक विशेष नली में ही जाएगी। अगर नली नहीं देगा तो हार्मोन और एंजाइम मिक्स हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। इसलिए क्या होता है? हार्मोन निकलने के लिए कोई नली नहीं होता, लेकिन एंजाइम निकलने के लिए नली की आवश्यकता होती है, डक्ट की आवश्यकता होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे लार ग्रंथि है तो उससे क्या निकलेंगे? एंजाइम। मैंने आपको बताया था टाइलिन एंजाइम, लाइसोसोम एंजाइम निकलते हैं, ठीक है ना। लार ग्रंथि की संख्या 6 होती है। ये सब मैंने पाचन तंत्र में आपको बताया था। त्वचा ग्रंथि हो गई, है ना। और एक यकृत। यकृत भी क्या साथियों आपका एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। यकृत भी क्या आपका एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। जैसे कि लैक्रिमल ग्रंथि, जिससे आंसू निकलता है। लैक्रिमल ग्रंथि आंख में पाया, जिससे क्या निकलता है? आंसू निकलता है। तो वो भी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है। तो इसलिए मैंने सबको नहीं लिखा, छोटे छोटे पार्ट थे, तो आप इसको ऐसे ही लिख लो, ठीक है ना। यकृत से क्या निकलता है? पित्रस निकलता है। तो वो भी एक प्रकार क्या है साथियों? एंजाइम है। और एंजाइम मतलब बाह्य स्राव ग्रंथि, ठीक है ना। और मिश्रित ग्रंथि मतलब अग्नाशय आपको बताई थी। बस इतना ही है, चैप्टर आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर करेंगे, ठीक है ना। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है।